Yeah, good morning to all. Welcome into another session of Computer Integrated Manufacturing System. As we are moving towards the next topic, that is computer aided shop floor and process monitoring. Am I audible enough? Yes, sir. In this lecture, or subsequently, I think one more lecture would be there. You are going to have basic interaction between the what is the shop floor control and what data, factory data required, and collection system would be there, and कैसे ये कंप्यूटर प्रोसेस मॉनिटरिंग होगा फर्दर, एंड इसका कंट्रोल कैसे होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम we will see one by one. So first of all, as per the description given by the Siemens, the shop floor control comprises the methods and system used to prioritize, track, report against production order and schedule. बेसिकली शॉप फ्लोर कंट्रोल, जो शॉप है, शॉप का मतलब है जो मशीन शॉप है या फैक्ट्री के अंदर जहां एक्चुअल वर्क होता है, उस एक्चुअल वर्क के कंट्रोल के बारे में बात करते हैं. तो उसके अंदर मेथड्स है या कोई सिस्टम फॉलो करते हैं. मेथड या सिस्टम होते हैं बेसिकली प्रायोरिटी के बेस पे कि पहले कौन, किसको हमें लेना चाहिए, क्या प्रायोरिटी किसी की. फिर दूसरा हाउ द ट्रैक, देन रिपोर्ट किसकी, जिसकी ऑर्डर है और जिसका शेड्यूल है, उसका ट्रैक भी रखना है, रिपोर्ट भी बनानी है और प्रायोरिटाइज बेसिस पे हमें उसको एग्जीक्यूट भी करना है. इट इंक्लूड द प्रोसेस यूज्ड टू इवेल्युएट करंट रिसोर्स स्टेटस. समझ रहे हो आप? इसके अंदर जो आपके एक प्रोसीजर फॉलो होता है जो इवेल्युएट करता है, जो डिटरमाइन करता है कि करंट रिसोर्स स्टेटस कैसा है. कहीं हम लैग कर रहे हैं, कहीं हम ज़्यादा लैग कर रहे हैं. उस तरीके की करंट रिसोर्स के स्टेटस को आइडेंटिफाई करता है, इवेल्युएट करता है. लेबर को इवेल्युएट करता है कि लेबर की स्किल्स लेवल्स क्या है, हमें कब कौन सा प्रोडक्ट कितनी देर में मिल रहा है, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. सो लेबर की भी आइडेंटिफिकेशन इवेल्यूशन होता है कंप्लीटली कि लेबर कौन सा आइटम कैसे कितनी देर में दे रहा है. सो वी विल हैव कंपैरिजन बिटवीन द लेबर टू लेबर, वन लेबर टू अनदर लेबर, कि कौन कितना जल्दी कर रहा है. देन मशीन यूजेस and other information required to support the overall planning, scheduling and cost system related to shop floor operation. Then shop floor typically calculate work in a process based on percentage of completion for each order and each operation that is useful in a inventory valuation and material planning. समझ रहे? जो भी जितना भी काम होता रहता है, तो कितना काम हो गया उसकी परसेंटेज, अब आगे कितना हमें मटेरियल चाहिएगा, आगे हमें कैसे कैसे कौन कौन से फिनिश सेमी फिनिश मटेरियल चाहिए, तो उसकी इंफॉर्मेशंस पैरेलल फ्लो होती रहती है कि वर्क हो रहा है, पैरेलल मशीन इंफॉर्मेशन फ्लोट होती रहती है, क्योंकि इन्वेंट्री से आप कंटिन्यूसली माल मंगाते रहते हो और माल आता जाता है और इन्वेंट्री में से लेस होता जाता है, यानी स्टोर में से खत्म होता जाता है. तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहते हैं. बढ़ते बढ़ते साथ साथ में पैरेलल में कई इंफॉर्मेशन साथ में चलती है कि इन्वेंट्री ऐसे रिड्यूस हो रही है, सो वी नीड टू ऑर्डर दी और प्लान दी इन्वेंट्री. देन shop floor control delivers the right information. Shop floor control delivers the right kind of information at right time to the right place. क्योंकि बेसिकली शॉप फ्लोर ही है जहां पे एक्चुअल काइंड ऑफ वर्क होता है. दैट इज वाई यहाँ की इंफॉर्मेशन हमेशा ये प्रोवाइड करेगा राइट टाइम एंड राइट प्लेस पे, कि कब कहाँ क्या फेल
या क्या कैसे माल चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन। तो एग्जैक्टली यू हैव आइडिया कि कितना माल कंज्यूम हो गया, कब हम ऑर्डर देने वाले हैं या कब हम ऑर्डर को पूरा करने वाले हैं। शॉप फ्लोर कंट्रोल में ऑल्सो इंक्लूड identifying and accessing vulnerable and risk due to shop floor environment, employees, process and technology employed at the shop floor। ये सारी चीजें इसका इनहेरेंटली इसके अंदर हमें लेनी चाहिए शॉप फ्लोर कंट्रोल में। Based on assessment of these factors, shop floor control initiates measures to keep risk at the acceptable minimum level। समझ रहे? यानी कि इन सब चीजों को अकाउंट में अगर लेंगे तो आपका रिस्क लेवल है वो मिनिमाइज होगा। ऑब्वियस है कि इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ द ईच एंड एवरीथिंग, फॉर एग्जाम्पल जो भी रिस्क और शॉप फ्लोर के एनवायरमेंट को लेके रिस्क है, एम्प्लॉय को किसी तरह का रिस्क है, प्रोसेस में कोई रिस्क है या टेक्नोलॉजी वाइज कोई रिस्क है, तो बात ही खत्म हो गई सारी। इट इंक्लूड ऑल द थिंग्स एंड दैट लीड्स टू लोअर रिस्क in the to attend the any predefined pre-specific जो आपने कमिटमेंट कर रखा है वो। फर्दर SFC शॉप फ्लोर कंट्रोल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेल मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी उसके अंदर होनी है उनके मैनेजमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एंड फ्लो ऑफ मटेरियल इनसाइड द प्लान, कि आपने प्रोसेस ऑर्डर में क्या शेड्यूल किया है। ए के बाद बी शॉप में जाएगा, बी के बाद डी में जाएगा, डी के बाद सी में जाएगा, सी के बाद एफ में, एफ के बाद ई में आएगा। ये शेड्यूल है। तो ये शेड्यूल मटेरियल फ्लो को निर्धारित करता है कि मटेरियल फ्लो कैसे कैसे चलेगा, इंक्लूडिंग इसमें एम्प्लॉयज भी होंगे कि ए एम्प्लॉय यहाँ काम खत्म करके वहां बी में जाएगा या बी में जाके फिर डी में जाएगा, वहां रिपोर्ट करेगा। सो इस तरीके से एवरीथिंग इज इन द कंट्रोल मैनर। So that is known as the management of activities. Shop floor control activity typically begins after the जो भी हमारा प्लानिंग है वो खत्म होती है। उसके बाद में जब एक्चुअल प्रोडक्शन की बात आती है तो यही अकेला है जो एक्चुअल प्रोडक्शन को मीट आउट करने के लिए ग्राउंड लेवल पे काम करता है। तो वंस द थिंग्स आर प्लान्ड, ऑर्डर, परचेज, रिक्विजिशन आर क्रिएटेड। जब रॉ मटेरियल आ जाएगा, ऑर्डर दे दिया है, रॉ मटेरियल आने को तैयार है, तब ये शॉप फ्लोर की एक्टिविटीज को हम प्लान करके मैनेज करने की कोशिश करेंगे। नाउ सीक्वेंशियली टू अटेंड टू कंट्रोल द शॉप फ्लोर एक्टिविटीज, सम सेट ऑफ फंक्शंस आर रिक्वायर्ड and they are sequentially written here। इसी सीक्वेंस में है ये सब। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द जो भी ऑर्डर शॉप को मिला है उसको कैसे प्लान करना है वो एज पर द डेडलाइन जो हमें ड्यू डेट है उसकी डेडलाइन से। फिर कन्वर्जन ऑफ प्लान ऑर्डर टू एक्चुअल प्रोडक्शन या प्रोसेस। ठीक है, जो प्लान किया है उसको एक्चुअली हम प्रोड्यूस या प्रोडक्शन करेंगे। अब प्रोडक्शन करने के लिए भी प्रोडक्शन का एक ऑर्डर शेड्यूल करेंगे कि कौन सी मशीन पे किस वे में कब कब कैसे कैसे मूव होगा। दैट इज नोन एज द शेड्यूल। देन हर मशीन की कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट प्लान करेंगे, है ना। रिक्वायरमेंट को प्लान करेंगे कि इसमें टूल्स की क्या रिक्वायरमेंट है और मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट है। फिर मटेरियल अवेलेबिलिटी असेसमेंट करेंगे, कितना मटेरियल अवेलेबल है और कितना हमें रीऑर्डर करना है या न्यू ऑर्डर करना है। देन रिलीज ऑफ बनने के बाद, रिलीज ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर, या सॉरी नॉट बनने के बाद, ये बात है जब शॉप फ्लोर के अंदर एक खुद का एक ऑफिस होगा, वहां से प्रोडक्शन ऑर्डर्स, जॉब कार्ड बनेंगे पर्टिकुलर लेबर या एम्प्लॉय के लिए। वो एम्प्लॉय उस जॉब कार्ड को लेके उस मशीन पे वर्क परफॉर्म करेगा। जॉब कार्ड जॉब का हो सकता है, जॉब कार्ड एम्प्लॉय का हो सकता है। देन
इफ पॉसिबल देन विड्रॉल, ऑर्डर कंफर्मेशन कि ऑर्डर पूरा हुआ, गुड रिसिप्ट डॉक्यूमेंटेशन, जो भी गुड रिसिप्ट का डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे करेंगे, एंड फाइनली द ऑर्डर सेटलमेंट। ये सारे फंक्शंस है, दीज फंक्शंस आर सिक्वेंशियली है, देखो है ना, सारे सीक्वेंस है, सिक्वेंशियली ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। Now, with fully interactive access to a shop floor control software, supervisor can monitor shop floor activity and make better decision on the spot, especially using mobile computing equipment। अगर ये फैसिलिटी है तो ये फैसिलिटी कंप्यूटर एडेड जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट या प्रोडक्शन प्रोसेस प्लानिंग कंट्रोल सिस्टम में है, उसमें यह है कि शॉप फ्लोर के बेसिस पे, शॉप फ्लोर पे कंप्यूटर मौजूद है, कंप्यूटर पे सारी एंट्रीज, सारा डेटा मौजूद है, उस डेटा पे कहीं पर अचानक से कोई बॉटलनेक क्रिएट हो जाती है, देन अ सुपरवाइजर जो भी है वो डिसीजन ले सके बेस्ड ऑन वेरियस कि स्थिति क्या है, वेरियस कंडीशंस को देखते हुए कि स्थिति क्या है, right now on the spot I can make this decision to move from this to this, या इसको अभी रोक दो, इसको चालू कर दो। तो इस तरह की जो स्थिति है वो ये ऐसे चलती है। Now as per the Grover CAD/CAM book written by the Grover, the flow of the information is carried out in the three manner. First of all, first order is released, then scheduled, then check the progress। इसको हम ग्राफिकल मैनर में समझे तो ये इस तरीके से है कि जो भी इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग डेटाबेस है वो उसके थ्रू हम ऑर्डर बनाएंगे, है ना, कि इतना टाइम लगेगा, ये सब हम चीज पहले चेक करेंगे। तो हम एक ऑर्डर बनाएंगे, उस ऑर्डर में डिटेल होगी कि ये ऑर्डर किस किस रूट से जाएगा, इस ऑर्डर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, इस ऑर्डर में कितने तरह के जॉब कार्ड्स बनेंगे, इस ऑर्डर में क्या मूवमेंट के टिकट्स होंगे, है ना, मूवमेंट्स के टिकट्स यानी कि मूव कहाँ कैसे मटेरियल करेगा, और क्या पार्ट लिस्ट जो डायरेक्टली ऑर्डर करनी है वो लिस्ट क्या होगी। इस तरीके से सारी चीजें इसके अंदर ऑर्डर रिलीज में लिखी होती है, या ऑर्डर रिलीज के सब कंपोनेंट है। नाउ ऑर्डर शेड्यूलिंग में डिस्पैच की लिस्ट होगी, ओके, ये डिस्पैच की लिस्ट यहीं से होगी कि कैसे क्या डिस्पैच होगा। फाइन। नाउ ऑर्डर शेड्यूलिंग में डिस्पैच की लिस्ट भी होगी, और डिस्पैच की लिस्ट ऑर्डर प्रोग्रेस को देखेगा कि ऑर्डर की प्रोग्रेस में वर्क ऑर्डर का स्टेटस क्या है, और एक्सेप्शन रिपोर्ट्स अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो उसकी क्या कंडीशन है, वो सारी चीजें ऑर्डर प्रोग्रेस में मेंशन होगी। ओके, सो इसके बाद में अगर किसी तरह का इंटरवीन चाहिए, है ना, ये सारी एक्टिविटी डॉटेड लाइन के इस तरफ वाली एक्टिविटी सारी कौन सी है, जहां पे ह्यूमन पार्टिसिपेशन है, और ये जो एक्टिविटी है कंप्लीटली ये एक्टिविटी है कंप्यूटर बेस्ड एंड फैक्ट्री डेटा कलेक्शन सिस्टम के थ्रू ये काम होगा, क्योंकि फैक्ट्री डेटा कलेक्शन सिस्टम के पास में ऑलरेडी कुछ डेटा है जिसके बेस पे ऑर्डर बनाता है। ऑर्डर यानी कि जो मैंने पहले भी बात की कि पुराना प्रोसेस जो प्लान है उसको निकालेंगे, रेट्रीव करेंगे, वो डेटा अवेलेबल है, कब कौन सा माल कैसे कहाँ कितना आया था, क्या कंजम्पशन रेट थी, किस वेंडर से आया था, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में डेटाबेस में रहती है। उस डेटाबेस को यूज करते हुए और जो भी वर्क ऑर्डर्स अर्लियर हमने कैरिड आउट किए हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन लेते हुए वी आर गोइंग टू क्रिएट एन वर्क ऑर्डर। सो नाउ ऑर्डर शेड्यूलिंग भी डिपेंड करता है कि प्रायोरिटी कंट्रोल क्या है, कौन सा ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट में ऊपर नीचे प्रायोरिटी क्या है, कौन पहले देना है, ड्यू डेट क्या है, बट ड्यू डेट से पहले भी प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी बेस्ड ऑन कमिटमेंट, प्रायोरिटी बेस्ड ऑन बेनिफिट्स और जो भी हमें इसमें से गेन होना है वो, प्रायोरिटी बेस्ड ऑन द सोशल एस्पेक्ट कि अभी मार्केट में जरूरत क्या है। फॉर एग्जांपल अभी प्रायोरिटी मार्केट की ऑक्सीजन सिलेंडर्स की है, तो प्रायोरिटी बेसिस पे हमें ऑर्डर कैसे लेने हैं, इस तरीके की बात। फिर अगर ऑर्डर प्रोग्रेस में
कहीं पर कोई ग्लिच लगता है, देन वी विल हैव अ कंट्रोल दी टोटल कैपेसिटी। ओके, उसके बाद में हम वापस प्रायोरिटी पे जाके वापस ऑर्डर को रीशेड्यूल करते हैं एंड देन वी आर प्रोसीड फर्दर। तो दिस इज ऑल अबाउट द शॉप फ्लोर कंट्रोल. In summary, I'll take one or two example in the next lecture. In summary, shop floor control can improve the productivity of any shop. आपने कंट्रोल के तरीके देखे हैं, उस एक पूरे ही शॉप फ्लोर को अगर दिस जो मैंने यहाँ पे दिखाई है एक्टिविटीज, उस एक्टिविटी में अगर ब्रेक डाउन करो, इन एक्टिविटीज में, इन फंक्शंस में ब्रेक डाउन करो, then you will have a detailed thing कि हम कहाँ कैसे लैग करेंगे और कहाँ हम इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। तो एनी शॉप की प्रोडक्टिविटी आप इंक्रीज कर सकते हो रिगार्डलेस ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल एंड कैपेसिटी। बेसिकली आप काम करने की जो मेथड है उसमें चेंज कर रहे हो। दूसरा, आप ग्रे एरिया को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज मेन play important role to increase the productivity. Now, assembling, cutting metals, fabrication of all require common functions. Shop floor control program can adapt to the operation. ये बेसिकली कोई FMS सिस्टम है, उसके अंदर उसके लिए है। बेसिकली हर कोई तो ये एडॉप्ट नहीं कर पाता, FMS सिस्टम के लिए है, वो कर पाते हैं। When evaluating the need for shop floor control, remember that the driving force is, please remember, the driving force is data. जब भी आप शॉप फ्लोर को इवेल्युएट करते हो तो पास डेटा ही इसका मेन मोटिव है और मेन इनपुट है, जिसके बेस पे ये आगे डिसीजन ले पाएगा। Properly executed, shop floor should deliver right information at right time at right place without any fail. Consecutively, shop floor efficiency and productivity rise appreciably. Isn't it? तो इस तरीके से शॉप फ्लोर कंट्रोल पूरा का पूरा काम करेगा। Now, regarding the best practices for shop floor control, efficiently execute, prioritize, release work order to the shop floor with a real-time status of progress and competition. This is the best practice. Deliver accurate up to the date information on material consumption and availability, which is essential for reliable inventory planning and inventory costing. Effectively execute change management processes to ensure the proper revision of product, bill of material, processes are always in place for production. ठीक है? Automated shop floor equipment control. अब now कुछ automatic mechatronics involved है और साथ में जो डेटा कलेक्शन है वो ह्यूमन एरर्स को डिक्रीज करेगा और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। प्रोवाइड द करेक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो भी हमारे शॉप फ्लोर में, जैसे हम कहते हैं इन जनरल, जो हम क्वालिटी के स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, हम प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, इजंट इट? कोई हम मटेरियल के स्टैंडर्ड ASTM फॉलो करते हैं, फिर हम कहते हैं इक्विपमेंट हम बना रहे हैं तो हम BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। इस तरीके से जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो टेक्निकल ड्राइंग और डायग्नोसिस टू शॉप फ्लोर ऑपरेटर्स टू रीइंफोर्स ट्रेनिंग एंड एंश्योर प्रॉपर प्रोसेसिंग। अगर आप सही चीजें से स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराओगे, ऑल्दो द स्टैंडर्ड आर कॉस्टली, बट यू नीड टू प्रोक्योर देम इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट, के मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको खरीद के देंगे, उनको टेक्निकल ड्राइंग भी प्रोवाइड कराएंगे, उनको
जो मशीनें ठीक करनी है या कहीं कोई एरर आ रही है तो उसके लिए सॉल्यूशन या सॉल्यूशन के लिए कोई एक्सपर्ट शॉप फ्लोर के लिए प्रोवाइड कराएंगे सो दैट दे कैन शॉर्ट आउट दी वॉट एवर प्रॉब्लम अराइजेस और आगे बढ़े और फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से मैनेजमेंट को बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के एवरी टाइम जो शॉप फ्लोर की प्रॉब्लम है उनको रेक्टिफाई करके आगे बढ़ना होता है और जरूरत पड़ने पे कहीं पे उनको ट्रेनिंग के लिए भी भेजना पड़ता है। सो जो ट्रेनिंग के बाद में जो आउटकम आएगा दैट विल रिफ्लेक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी और प्रोसेस इजीनेस। Download setup program directly to equipment based on product and process specification. जो भी सेटअप प्रोग्राम्स होंगे अगर सेटिंग के है जो सो कॉल्ड जिस तरह से ड्राइंग्स होती है, कई जगह पे आप देख रहे हो कि एक्सप्लोड व्यू दे रखा होता है किसी असेंबली का, तो किसी को समझने के लिए बहुत आसान होता है। एक्सप्लोड व्यू का मतलब है कि इस पार्ट के ऊपर कौन सा पार्ट आएगा, उसके बाद ऊपर आएगा, तो हम थोड़ी डिस्टेंस पे उसको इनलाइन करके पार्ट के नंबर लिख के या नेम लिख के रख देते हैं और उसको पिक्चर फॉर्म में डाल देते हैं। तो अगर मुझे माउस को असेंबल करना है, इफ द माउस का ऊपर वाला पार्ट यहाँ है, दूसरा यहाँ, बीच का कैसे, फिर 2 सेल या 1 सेल जो भी है वो कैसे असेंबल करना है, अगर इसका डायग्राम है तो एनीवन सेमी स्किल वर्कर कैन बी गो फॉर दैट। तो उस तरीके से आप ये चीज अगर प्रोवाइड कराएंगे देन इट विल बी अ वेरी वेरी बेनिफिशियल टू सेमी स्किल्ड वर्कर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? Anybody have any question? Please ask. समझ में आ रही है आपके बात? Fine. Now another I am going to switch over to the another part of the shop floor, that is factory data collection, FDC सिस्टम। सो कभी भी हमें जो डेटा मॉनिटरिंग के हम कहते हैं कई बार कि पास डेटा क्या है, पास प्रैक्टिस क्या है, पीछे साल में क्या हुआ था, आप 2-3 साल के डेटा बताइए कि इसमें क्या वेरिएशन आया, इस बार हम इस क्वार्टर में हमें पिछले साल से कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो वो हम कैसे चेक करते हैं? वो हम डेटा अवेलेबल होता है उसी से चेक करते, उसी को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डेटा हो सकता है किसी मशीन से रिलेटेड हो, ये डेटा किसी एक एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, ये डेटा एक कंप्लीट शॉप से रिलेटेड है, एक ये डेटा मल्टीपल शॉप से भी रिलेटेड है कि आप समझ रहे हो कि एक फैक्ट्री को मैंने एक बड़े रूप में बांट रखा है कि मैंने उसके 4 पार्ट कर रखे, उस 4 पार्ट में भी एक पार्ट को मैंने 3-3, 4-4 टुकड़ों में कर रखा है, उसके बाद भी मैंने उसको सेग्रीगेट किया फर्दर इनटू द एम्प्लॉय, है ना। तो बेसिकली ये डेटा क्या काम आता है कि ईच एंड एवरीवन की क्या अकाउंटेबिलिटी है इन द प्रोडक्शन, इन द प्रोडक्शन एंड इन द प्रॉफिट एंड लॉस, क्या अकाउंटेबिलिटी है वो मुझे मिल सके। देयरफॉर आई कैन डिसाइड द इन टाइप एंड लेवल ऑफ इंसेंटिव जो उनको हर साल मिलना है in terms of promotion, in the salary as well as in their post, now जो भी मॉनिटरिंग के ऑर्डर के डेटा है, जो शॉप फ्लोर कंट्रोल है, उसके डेटा कलेक्टेड बाय एक तरह से एक सिस्टम है, बेसिकली ये अपने आप ही इंक्लूड होता है, इट वुड बी ए पार्ट ऑफ द डेवलप सॉफ्टवेयर कि ये पीस काउंट करेगा, कितने पीस पूरे साल, क्वार्टर में, मंथ में, सप्ताह में, फोरनाइट में, पर डे, ये सारी चीजें। स्क्रैप पार्ट, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो स्क्रैप पार्ट और पार्ट नीडेड नेटवर्क, यानी कि कहां से आ रहा है उन चीजों को भी। कंप्लीशन ऑफ ऑपरेशंस इन द रूटीन सीक्वेंस, कब कैसे क्या कंप्लीट हुआ,
मशीन ब्रेकडाउन कब कब हुई, कितने टाइम के लिए हुई, और उसको ब्रेकडाउन किस तरीके का था, और उस ब्रेकडाउन में क्या क्या कंपोनेंट लगे, वो कंपोनेंट आने में कितना टाइम लगा, और मशीन कितनी, इस ब्रेकडाउन के लिए ये मशीन इतनी देर में रिपेयर हुई। ये आज का था, अगले साल या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद में वो मशीन फिर ब्रेकडाउन हुई, वही एरर थी, और टाइम मुझे 2% ज्यादा लगा। फिर अगले साल कुछ और ब्रेकडाउन हुआ, उसको टाइम कितना लगा, ये सारी चीजें इसके अंदर आप बेसिकली उसको एंटर करते हैं। हम एंटर करके रख देते हैं ताकि वो हमारा एक डेटा बने तो डेटा से हमें चीजें समझना ज्यादा आसान होता है। फाइन। एंड फाइनली द लेबर टाइम, ठीक है, टर्न इन अगेंस्ट द जॉब, के उसमें कितना लेबर लगी, यू नो, क्योंकि ये बेसिकली ये डेटा काम क्या आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको कह दिया जाए, या किसी कंपनी के आप अच्छी खासी सुपरवाइजर या फोरमैन की पोस्ट पे या इंजीनियर की पोस्ट पे है, और आपको कह दिया जाए कि बताओ मिस्टर, व्हाट कुड बी द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर मदरबोर्ड, बताओ मदरबोर्ड क्या कॉस्ट होगी मदरबोर्ड की बनाने के लिए। थोड़े मोटे डेटा आपके पास में इनपुट आ गया कि मुझे ऐसा मदरबोर्ड चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। आपके पास 3 इनपुट के साथ में यू नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या कॉस्ट होगी, और उस कॉस्ट में कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा। तो पहले तो कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट क्या होगी उस प्रोडक्ट की, और इस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट कितना होगा कंपनी का एक्चुअली, और उस प्रॉफिट को हम और कैसे एनहेंस करेंगे। अगर ये प्रोडक्ट कंटिन्यूस मिलता जाए तो हम उसको ये कहेंगे कि हम कॉस्ट आपकी, अगर आप हमें सप्लाई हमसे लेते हो महीने के मदरबोर्ड 1 लाख 1.0 लाख अगर लेते हो, तो हम आपको कॉस्ट देंगे C1। और अगर आप हमें अगले 6 महीने के लिए कंफर्म करते हो 6 मंथ्स के लिए इन ऑर्डर को, तो हम आपसे कॉस्ट लेंगे विद इन प्लेस ऑफ C1 we will going to have a C2, और C2 will be lower than C1, ठीक है, सॉरी C2 is lower than C1। देन अगेन अगर आप कंफर्म करते हो कि हमें ऑर्डर आप 12 मंथ के लिए दोगे, तो we will going to have a cost of थर्ड नंबर कॉस्ट, एंड दैट इज लोवेस्ट कॉस्ट अमंग these 3, ठीक है। तो C1 इज हायर देन द C2 एंड C2 इज हायर देन द C3। तो इस तरीके से अगर आप करना चाहे तो किस बेस पे करना चाहोगे, इजंट इट। आपने कस्टमर को एक लालच भी दिया, उसका बेनिफिट भी बताया, और साथ में आपने अपनी कंपनी के लिए ऑर्डर 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए या क्वार्टर के लिए कंफर्म किया। फाइन। सो इसके लिए फॉर टू डिसाइड कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट व्हाट विल यू गोइंग टू डू। कौन बताएगा इसको कि अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट डायरेक्टली मुझे डिसाइड करनी है और आपको कह दिया जाए, तो how you are going to decide that one? चेतना, आप जवाब देंगी? मयूर, आर यू देयर? कौन जवाब देना चाहेगा ये बताइए। सर एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं करना चाहता, देन फाइन, नो इश्यू। बेसिकली हम कैसे रोल प्ले करेंगे, इसके अंदर हम डिसाइड करेंगे कि बेस्ड ऑन दिस पास्ट डेटा, बेसिकली हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम हमारे पास्ट डेटा में से जो स्टोर डेटा है उसमें से मैच करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमने प्रीवियसली अगर ऐसा कोई मदरबोर्ड का ऑर्डर लिया है तो उसकी कॉस्टिंग कैसे हुई थी, और उस कॉस्टिंग में कब थी, और अब उतने में क्या हम इंक्रीज और एनहेंसमेंट कर दे,
टेक्नोलॉजी वाइज क्या चेंजेस हुआ है, पार्ट रिप्लेस करके हम चेक कर ले, so that we will can have this type of answer. अब केसार्ड्स जो लिस्ट है शॉप फ्लोर कंट्रोल, उन्होंने एक आइडिया दिया और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में उन्होंने पेपर एक पब्लिश किया है on the in the 1980s. They he listed 5 methods that have been used to collect the data from the shop floor. फर्स्ट वन इज द जॉब ट्रेवलर बेस पे, दूसरा एम्प्लॉय टाइम शीट पे, तीसरा ऑपरेशन टीयर शीट और पंच कार्ड इंक्लूड विद अ शॉप पैकेट ऑपरेशंस के बेसिस पे, देन सेंट्रलाइज शॉप फ्लोर टर्मिनल बेसिस पे और इंडिविजुअल वर्क सेंटर टर्मिनल बेसिस पे। तो इन्होंने ये इस तरीके से 5 में डिवाइड करके बताया कि इस तरीके से 5 मेथड होते हैं फैक्ट्री डेटा कलेक्शन, यानी कि जॉब कौन सा है उसके बेसिस पे, दूसरा एम्प्लॉय के बेसिस पे, तीसरा ऑपरेशन के बेसिस पे, चौथा शॉप फ्लोर के बेसिस पे कि कंप्लीट एक सेंट्रलाइज्ड जो शॉप फ्लोर है उसका क्या डेटा कैसे कलेक्ट करना, और तीसरा इंडिविजुअल मशीन के बेसिस पे। तो इस तरीके से कोई भी आप एक अपना सकते हो और उसको कर सकते हो, ठीक है। सो with continuing our discussion about the computer process monitoring now, it is also called as a computer production monitoring कि जो भी डेटास होंगे उसकी सबकी मॉनिटरिंग होगी। तो बेसिकली द कंप्यूटर प्रोसेस मॉनिटरिंग कंट्रोल एवरीथिंग इज टू बी बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्शन सिस्टम। जो भी चीजें कंप्यूटर से कनेक्ट होगी, जैसे आप स्टोर से इधर से उधर भेजते हो सभी चीजें, तो उन चीज़ों के लिए आपको जो रिक्विजिशन जनरेट होगी, कोई इश्यू करेगा, पैकिंग वाला पैकिंग का माल इश्यू करवाएगा, पैकिंग वाला ये कहेगा कि माल बन गया है, तो उसको लॉग इन करेगा कि भाई आप ये लॉग इन करेगा कि ये इस नंबर का माल है, ये इस नंबर का माल है, सबकी एंट्रीज होती है। और फॉर एग्जांपल जैसे बारकोड्स होते हैं, तो उस बारकोड इज ऑल्सो अ नंबर्स फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। आप देखते हो इन जनरल कंप्यूटर प्रोसेस मॉनिटरिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप कोई भी चीज कहीं से खरीदते हो, आजकल अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जो भी ई रिसोर्स या ई मार्केटिंग की जो वेबसाइट है, वहां से जो परचेज करते हो, तो आप ट्रैक कर पाते हो अपने पार्सल को या प्रोडक्ट को या पैकेज को ट्रैक कर पाते हो। द ट्रैकिंग इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस मॉनिटरिंग। यू एज वेल एज, यानी कस्टमर एज वेल एज सप्लायर ऑल्सो मॉनिटरिंग द बोथ द थिंग कि कहाँ डिले हो रहा है, कहाँ पहुंचा है, एवरीथिंग आप जब देखते हो उसके अंदर कि माल आपका पैकेट कब वहां से डिलीवर हुआ, अब कहाँ पहुंचा, जयपुर है, जयपुर से कब डिलीवर हुआ, अजमेर है, अजमेर में भी कब पहुंचा, कब डिलीवर होगा, आउट कब हुआ प्रोजेक्ट आपका पार्सल फॉर द डिलीवरी। तो ये सारी चीजें आप देखते हो। वो पार्सल जब शुरू हुआ देन इट कैरी अ नंबर। अब हम पार्सल को नहीं कर रहे हैं, इन जनरल हम उस नंबर को ट्रैक कर रहे हैं कि वो नंबर कहाँ कहाँ कैसे कैसे लॉग इन हुआ, एंड ऑल द थिंग्स जहां जहां लॉग इन हुआ है, जहां जहां से वो चला है, जो उसका रूट है, वो सारा रूट आपस में इंटरलिंक्ड होता है। वो एक ही कंप्यूटर यानी कि एक ही सिस्टम के ऊपर ये सारी चीजें मॉनिटरिंग होती है। तो ये है डेटा कलेक्शन, ठीक है। ये डेटा कलेक्शन आज नहीं, आप 1 साल बाद भी अपने ऑर्डर को देखना चाहे कि इस ऑर्डर में क्या क्या कैसे कैसे हुआ था, मैंने कब ऑर्डर दिया था, दैट विल रिमेन इन योर सिस्टम, दैट विल रिमेन ऑन योर सिस्टम। इसका मतलब सिस्टम का मतलब आपका अकाउंट है, उसके अंदर मेंटेन है। सो इन जनरल मॉनिटरी इज टू ऑल्सो यूज टू सुपरवाइज द प्रोसेस, नॉट फॉर प्रोसेस कंट्रोल। सिर्फ सुपरवाइज करते हैं कि प्रोसेस कैसे चल रहा है, सिर्फ सुपरवाइजिंग। इसको कंट्रोल करना आप देखते हो कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, आप सिर्फ सुपरवाइज, आप तो सिर्फ देख सकते हो कि पार्सल ट्रैक कैसे हुआ, कहाँ कहाँ पहुंचा। सुपरवाइजिंग होगा जो इसको वहां से देख रहा है या जो इसका ओरिजिन जहां से हुआ है। द फ्लो ऑफ डेटा इज अन यूनिडायरेक्शन, एक ही तरफ से चलेगा, यहां से इनलेट से आउटलेट की तरफ, फ्रॉम प्रोसेस टू कंप्यूटर। Now, indirect mode is also used to improve the process performance.
वेरियस काइंड ऑफ इनडायरेक्ट मोड, यानी कि फोन करके या उसको बता के या ऐसे करके इनडायरेक्ट मोड आर ऑल्सो देयर. Further, the computer process monitoring include transducer, sensor, analog to digital converter, multiplexer, real-time clock, and software, and so on and so forth. ये सारे पार्ट होंगे इसकी मॉनिटरिंग के. अब इसके मेन कंपोनेंट की बात करें तो मेन कंपोनेंट है कि हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो प्रोसेस इंडस्ट्री है या फिर कोई पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रोसेस यानी एक प्रोडक्ट रॉ से शुरू होगा. फॉर एग्जांपल आप किसी भी आइटम को ले लीजिए, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट को ले लीजिए या एफएमसीजी के किसी भी कंपनी को ले लीजिए, वहां पे रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ कोई शुगर है, मिल्क है या वीट है, इस तरह के जो भी रॉ मटेरियल्स है, वो रॉ मटेरियल एक एंड से शुरू होते हैं और फाइनल एंड तक पैकिंग होके निकलते हैं. दैट कॉल्ड है प्रोसेस इंडस्ट्री. एफएमसीजी प्रोडक्ट है. कुछ होते हैं जो सिर्फ पार्ट्स में डिस्क्रीट फॉर्म में काम करते हैं, कि पार्ट्स यहाँ बनते हैं और सब असेंबलीज बनती है या टोटल असेंबली बनती है, मल्टीपल असेंबली का कॉम्बिनेशन बनता है. दैट इज पार्ट मैन्युफैक्चरिंग. सो इसके अंदर जो कंपोनेंट है बेसिकली डेटा लॉगिंग सिस्टम, फर्दर एक्विजिशन सिस्टम एंड मल्टीलेवल स्कैनिंग ऑफ प्रोसेसेस. डेटा लॉगिंग जो है, जो आपके डेटा लॉग होंगे at each and every level of the process, the data is going to be logged. Further, to log the data, there is requirement of acquisition system. It would be acquisition system, शायद आपने मैकाट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा. एक्विजिशन सिस्टम एक तरह का ऐसा सिस्टम है जो ऑटोमाइज्ड है, जिसपे बहुत सारे सेंसर और एक्चुएटर की कॉम्बिनेशंस के आउटपुट को या उनको टास्क परफॉर्म करने के लिए या ऑर्डर देने के लिए सिस्टम रहता है. तो एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स के इनपुट रहते हैं. वहां से डेटा सेंसर्स प्रिडिक्ट करता है, सेंसर्स की रीडिंग को लॉग किया जाता है. लॉग के बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं कि क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए. वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ गुड वन डेटा एक्विजिशन सिस्टम इज योर स्काडा सिस्टम. स्काडा, जिसमें सारी मॉनिटरिंग आप देख सकते हो, वेरियस काइंड ऑफ कंप्यूटर लगे हुए हैं, उस पे देख सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ कैसे कहाँ चल रहा है, प्रोसेसिंग क्या हो रही है. या फिर फॉर एग्जांपल केमिकल इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो केमिकल टैंक्स है उसमें प्रेशर क्या है, कब क्या टेम्परेचर है. दैट ऑल आर मेंटेन विद द हेल्प ऑफ वेरियस सेंसर्स. डिफरेंट लेवल की स्कैनिंग की बात हम बाद में करेंगे. डेटा लॉगिंग, a device that automatically collect the store the data for a offline analysis. Offline analysis का मतलब है डेटा वहां से स्टोर करके, कैप्चर करके हम कहीं ट्रांसफर करेंगे. ट्रांसफर करके एनालिटिक जो भी होंगे, जो एनालाइज करेंगे इस चीज को, उसको हम दे देंगे. सो इनमें भी क्लासीफाई होते हैं डेटा लॉगिंग के. एनालॉग इनपुट है या एनालॉग आउटपुट है. एनालॉग इनपुट है और आउटपुट में भी एनालॉग और डिजिटल बोथ. एनालॉग एंड डिजिटल इनपुट है और आउटपुट एनालॉग एंड डिजिटल फॉर्म में है. आप जानते हैं एनालॉग और डिजिटल के बारे में. द डेटा लॉगर कैन बी इंटरफेस विद द टेप पंचेज, मैग्नेटिक टेप यूनिट, टेलीटाइप्स, प्रिंटर, प्लॉटर, सो एंड सो फोर्थ. ये सारे डेटा लॉगर्स है जो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं. बट नाउ अ डे एवरीथिंग इज मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड डेटा. एवरीथिंग इज मेंटेन. हम क्लाउड में एक स्पेस परचेज करते हैं और वहीं पे सारे डेटा लॉक कर देते हैं. सो whosoever have access to that data with a credential, he or she may can access the data and analyze the data, and after the analyzing, the result may be shared with the upper management level. This kind of thing is happening. यही डेटा है जो आपको फ्यूचर में प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए काम आता है. डेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोसेस का, कि विदाउट डेटा आप प्रोसेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, सुपरवाइज नहीं कर सकते हो, मॉनिटर नहीं कर सकते हो. एंड इफ यू नॉट मॉनिटर एंड सुपरवाइज द डेटा,
then how can you improve your process. फिर डेटा एक्विजिशन, जैसे मैंने बोला पहले भी, इट कलेक्ट द डेटा फ्रॉम वेरियस प्रोडक्शन ऑपरेशन. प्लीज नोट डाउन, दिस इज द ऑपरेशंस फॉर प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेटेड टू सेंट्रल कंप्यूटर. वहां से डेटा को उठाएगा प्रोसेस से कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक सीएनसी लेथ मशीन है मेरे पास, उसके स्पिंडल के ऊपर मैं कुछ सेंसर लगा देता हूँ. फिर मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ कि मेरी मशीन के ऊपर टेम्परेचर क्या आ रहा है, कितने मेरे टॉर्क आ रहे हैं, कितना है ना, इस तरीके से कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है. दैट आई कैन मेंटेन, आई कैन वॉच कि कंटिन्यूसली हाउ व्हाट इज द लेवल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क माय सीएनसी मशीन कैन सस्टेन. इट इज द फैक्ट्री वाइज डेटा सिस्टम. फर्दर कि फैक्ट्री वाइज भी हो सकता है, एक मशीन वाइज, ऑपरेशन वाइज हो गया, ऑपरेशन वाइज को कंबाइन करोगे तो शॉप वाइज हो गया, शॉप वाइज को कंबाइन करोगे तो फैक्ट्री वाइज हो गया. तो एक फैक्ट्री, दो फैक्ट्री, तीन फैक्ट्री आपकी अलग अलग. फॉर एग्जांपल ऊपर से देखिए तो अगर आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है और आपकी 3-4 फैक्ट्रीज है और 3-4 फैक्ट्रीज में आपका प्रोडक्शन एक जैसा चल रहा है, तो यू कैन हैव अ मॉनिटर कि which factory is lagging or which factory performing far better than the other one, like that. Further कहाँ लैग कर रहे हैं तो डेटा को पहले बड़े लेवल पे एनालाइज करेंगे, फिर उसकी सेग्रीगेट करके एनालाइज करेंगे, फिर और उसके कंपोनेंट बनाएंगे. समझ रहे आप? फैक्ट्री टू फैक्ट्री कंपेयर होगा, फिर शॉप टू शॉप कंपेयर होगा, फिर ऑपरेशन टू ऑपरेशन या मशीन टू मशीन या मैन टू मैन कंपैरिजन कि यहाँ की लेबर कैसी, वहां की लेबर कैसी है ना, इस तरीके से. फाइन. और फर्दर वी हैव डेटा कलेक्शन सिस्टम से ही हमें ये पता चलता है कि हम बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ ग्रे एरिया इज देयर. क्या माल सप्लाई में दिक्कत हुई, या इन्वेंट्री में प्रॉब्लम हुई, या प्रोडक्शन प्रोसेस में मशीन ब्रेकडाउन हो गई इस वजह से प्रॉब्लम हुई, या पैकिंग के लिए जो मटेरियल था वो नहीं आया, या हमें कंटेनर वाले ने जो हमें सप्लाई करना था कंटेनर टू ट्रांसपोर्ट द थिंग्स, वो उसने लेट दिया, है ना. तो हमने कब रिक्विजिशन भेजी और कब उसने भेजा हमारा, ये सारी चीजें कि माल हमारा गोडाउन में 2 दिन के लिए रहा, तीसरे दिन अपलोड हुआ, लोड हुआ, और यहाँ से लोड होने के बाद में हमारे वेयर हाउस जो डिफरेंट जगह पे लोकेटेड थे वहां कब पहुंचा तो लेट क्यों पहुंचा, किस वजह से पहुंचा लेट, एवरीथिंग, है ना. ये सारी चीजें आपकी जब आपके टिप्स पे आपके हाथ में होगी तो देन वी हैव द थिंग्स के हम डिसीजन ले पाएंगे, कि सुपरवाइजिंग करते हुए भी डिसीजन ले पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली वेयर इज द ग्रे एरिया जिसको हमें इंप्रूव करना है. फाइन. फर्दर इसका एक और अच्छा एग्जांपल बताऊं मैं डेटा एक्विजिशन सिस्टम का, कि जो अफेक्ट करेगा जो मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो भी तो कुछ चीजें प्रिडिक्ट करते हैं, isn't it? वो भी कुछ चीजें प्रिडिक्ट करते हैं. जैसे रेनफॉल होना है, रेनफॉल इस बार राजस्थान या गुजरात में कितना होगा, तो वो पहले देखेंगे कि पिछले 50 साल का डेटा क्या था. इट वुड बी अराउंड दैट एवरेज डेटा, इट वुड बी. फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि 50 साल का डेटा में हमें पता चल रहा है कि राजस्थान का मिनिमम और मैक्सिमम, इवन मैं 50 साल कम बोल रहा हूं, दे हैव ऑलरेडी द 100 ईयर डेटा. मिनिमम एंड मैक्सिमम 300 से 500 के बीच में रेनफॉल हो रहा है राजस्थान में. तो यू हैव द आइडिया दैट कि एंड एवरीबडी हैव आइडिया दैट द थिंग इज इन बिटवीन दिस लिमिट. एंड इफ यू गो इनटू द ±10%, then you will have a larger limit. थोड़ी सी लार्जर लिमिट हो जाएगी. Now you have the things that इससे कम तो होनी नहीं है और इससे ज्यादा होनी नहीं है. This is the basic idea. रेनफॉल इतना है और इतना रेनफॉल है, then certain things are like that कि उसके अकॉर्डिंग हम एनालाइज कर सकते हैं. So it is based on the online system also, कि ऑनलाइन जितने भी है प्रोडक्शन की लाइन है, कि एक प्रोडक्ट अगर पूरी लाइन में चला पड़ा है तो उस लाइन में वो कहाँ पे लाई कर रहा है, अभी कहाँ लाई कर रहा है. सो थिंग्स आर कि हर प्रोडक्ट को कई लोग जानते भी होंगे जिन्होंने देखा भी होगा, और मेरी रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर में कभी आपको ये मौका मिले तो इंडस्ट्री में जाके चेक करिएगा कि डेटा लॉगिंग कैसे होती है और कैसे उनकी मॉनिटरिंग होती है.
So data acquisition system are relative more complex, more capability than the data logger. Logger सिर्फ लॉक करता है, वन टाइम लॉक करता है, बट डेटा एक्विजिशन सिस्टम हैव अ फैसिलिटी कि एक एक्विजिशन सिस्टम एनालाइज भी साथ कर सकता है, अलार्म भी जनरेट कर सकता है, इजंट इट, और रिमाइंडर भी जनरेट कर सकता है. एवरीथिंग इज देयर. यहाँ पे एक्विजिशन में आपने लिमिट डाल दी कि if the temperature is above 1000 degree centigrade then raise the alarm. That's it. है ना. इस तरीके से काफी सारी चीजें एक्विजिशन सिस्टम में साथ में आती है, क्योंकि आप एक्विजिशन सिस्टम को प्रोग्राम करके सिस्टम में एनालिसिस करने के लिए रखते हो. मल्टी लेवल स्कैनिंग. लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस वेरिएबल आर नॉट मॉनिटर ऑलवेज. बहुत सारे हैं. The 2 or 3 level have been defined. High level data monitoring, normal running of the processes उनके लिए. Low level data monitoring, abnormal process or situations के लिए. And multi-function or multi problem may be identified based on the multi-level scanning. तो levels हम decide करेंगे और levels के according हम scanning करके ये check करेंगे कि where is the now lagging or where is the problem and what kind of corrective measures to be taken. अब बात करते हैं कि कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल. तो CPC इसका एब्रीवेशन है, is closely associated with different process industries such as chemical production, oil refinery, steel making and so on. Most production operations are characterized by multiple city dynamically interacting process variable. Each operation associated with different kind of input and different kind of output. हर प्रोसेस का कुछ ना कुछ X इनपुट है, Y इनपुट है, Z इनपुट है, आउटपुट A है, B है, C है. हर ऑपरेशंस के अलग अलग है. Now the input variable are again the classified or categorized wise controllable, जिसको हम कंट्रोल करके चलते हैं. कुछ होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. कुछ स्पीसीज जनरेट होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. द स्पीसीज जनरेशन एनवायरमेंटल कंट्रोल करके आप स्पीसीज जनरेशन केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो, बट दे आर लाइकली टू बी अनकंट्रोल्ड. फर्दर मैन इज ऑलवेज बी फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोबेबली जो लेबर है अनकंट्रोलेबल. देन कुछ फिक्स वेरिएबल है जो फिक्स ही रहेंगे, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, और बेस्ड ऑन दैट द कंप्यूटर पूरा प्रोसेस कंट्रोल होगा. सो दीज आर द इनपुट. द आउटपुट इज द मे बी मेजरेबल आउटपुट, जिनको हम किसी तरह से नंबर वाइज, साइज वाइज, वेट वाइज मेजर कर सकते हैं, जो मेजरेबल आउटपुट होंगे, और उसके बेस पे हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे. और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के भी कुछ वेरिएबल्स होंगे कुछ भी परफॉर्मेंस वेरिएबल के. नाउ if we understand the manufacturing process, the structure is this. All the performance evaluation variable are dependent on this input variable. As I talk and as I told that there are the fixed variable, there are uncontrollable variable, input type, and controllable input type variable. So, structure of the manufacturing process is presented here. Here, the several fixed variables are interlinked to provide the measurable output variable. And on the basis of measurable output variable, one can have the performance variable. देखते हैं, और इसमें भी कई तरह के स्ट्रेटजी फॉलो होती है कि प्रोसेस कंट्रोल की कुछ स्ट्रेटजीज है, उसको भी देखते हैं हम. द चॉइस ऑफ प्रोसेस कंट्रोल स्ट्रेटजी नीड टू बी अप्लाई इज डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस एंड द परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड. द प्रोसेस कंट्रोल स्ट्रेटजीज आर feedback based,
regulatory control based, feed forward based, pre-plan control, steady state optimal control, and adaptive control based. Okay, adaptive control based. So further, the configuration is process control is centralized control versus distributed control, and configuration process control are type 1 centralized control, type 2 optionally distributed control, and type 3 fully distributed control. Isn't it? Like this, we have different kind of process strategy and configuration of the process control. Now, in case of feedback control, feedback में ये होता है कि as of when जब भी प्रोसेस होगा और उसमें एक प्रोसेस के बाद में हर बार एक फीडबैक कंट्रोल मेजरमेंट रहेगी डिवाइस, या हम फीडबैक कंट्रोल की सिस्टम डिजाइन करेंगे जो हमें कंटिन्यूअसली फीडबैक देगा. सो दैट इज नोन एज द कंट्रोल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम based on closed loop. Regulatory control is analog to feedback control, except that the objective in a regulatory control is to maintain the overall performance evaluation variable at a certain set point of level. In feedback control, the objective is to control the individual output variable in their respective set point values. In many industry processes, it is sufficient to maintain the performance evaluation variable at a certain level or within a given tolerance band of that level. This would appropriate in a situation where performance was measured in terms of product quality, and it was desired to maintain the product quality at a particular level. Okay. Now, in a case of the feed forward control, is a compensating action is taken only after the distribution has affected the process output. The error must be presented in order to any control action to be initiated, but this means that the output of the process is different for desired value. In feedback control or feed forward control, the disturbances are measured before they have occur या upset the process, and anticipatory corrective action is taken. यानी ये पहले किया जाएगा. फीड फॉरवर्ड यानी ये कंट्रोल और चेंजेस जो है और करेक्टिव मेजर्स है, they should have to taken place before the actual process. Okay. फिर प्री प्लान कंट्रोल की बात करें कि इसमें भी वही है कि पहले से प्री प्लान होगा कि कैसे हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या हमारे प्रोसेस में अगर कोई फ्लॉ होने की आशंका है तो उसको हम प्रेडिक्ट करके, तो प्री डिटरमाइंड सीरीज ऑफ ऑपरेशनल स्टेप्स को लेके हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. This control strategy usually required the uses of feedback control loops to make certain that each step in the operation sequence is completed before proceeding to the next step. Is it? So इस तरीके से प्री प्लान के मोड में भी चलेंगे हम. और स्टडी स्टेट ऑप्टिमल कंट्रोल. सो द टर्म ऑप्टिमल कंट्रोल का मतलब है कि लार्ज क्लास ऑफ कंट्रोल प्रॉब्लम है ना. अ लार्ज क्लास ऑफ स्टडी स्टेट कंट्रोल ऑप्टिमल का मतलब है कि ऑप्टिमल कंट्रोल करना है हमें जो लार्ज क्लास ऑफ कंट्रोल प्रॉब्लम है. सो इसके अंदर नो फीडबैक ऑफ इंफॉर्मेशन कंसर्न टू दी आउटपुट भी रहेगा कि किसी तरह की फीडबैक की कंफर्मेशन नहीं रहेगी. इंस्टेड ऑफ टू फीचर ऑफ द सिस्टम मस्ट बी नोन इन एडवांस. ये जो इनके फीचर्स है वो पहले से आपको पता होना चाहिए. देन वी विल हैव द थिंग्स. एडप्टिव कंट्रोल का मतलब है कि एडप्टिव एज ऑफ व्हेन सिस्टम ऐसा है कि जिसके अंदर आपने कंस्ट्रेंट डाल रखे हैं, जिसमें आपने कंस्ट्रेंट, जैसा हमने सीएनसी में भी पढ़ा था कि कुछ ऑप्टिमल कंस्ट्रेंट डाल रखे हैं, या हमने पहले से डायनामिक कंस्ट्रेंट डाल रखे हैं.
तो इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे सिस्टम चलता है और सिस्टम में अगर कहीं पर भी वो वेरिएबल अप एंड डाउन होने की कोशिश करता है तो उस वेरिएबल की एक लिमिट के बाद अप होने के बाद हम उसको कहेंगे कंट्रोल सिस्टम को कि यू शुड हैव टू ओपन दिस वॉल। अगर ये अपनी लिमिट से मैक्सिमम लिमिट से क्रॉस करता है तो यू शुड ओपन दिस वॉल और यू शुड ओपन दिस फैन और यू शुड ओपन दिस पाइप, और ऐसा करके हम उसको वापस कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्री डिफाइंड है। केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आता है, हमारी पार्ट्स इंडस्ट्री में ऐसा एडेप्टिव कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है, बट इन केस ऑफ सीएनसी एंड ऑटोमेटिक थिंग्स जो भी रोबोटिक्स है उसके अंदर ये काफी काम आ सकता है। So like this, various process control are taken place. फिर इन समरी इस पूरे लेक्चर में हमने देखा कि वेरियस डिस्कशन में कि शॉप फ्लोर कंट्रोल इन्वॉल्व वेरियस टास्क, फंक्शंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट रिक्वायर टू फॉलो। फिर हमने फैक्ट्री डेटा कलेक्शन सिस्टम में ये देखने की कोशिश भी की कि कौन कौन से डेटाज होते हैं किनको कंट्रोल कलेक्ट करना चाहिए। सो we have कुछ एनालिसिस करने के लिए डेटा मौजूद रहे, एंड वी हैव ऑल्सो सीन दैट व्हाट काइंड ऑफ वेरियस डेटा प्रोसेस रिलेटेड डेटा इज रिक्वायर्ड एंड हाउ टू कलेक्ट देम। फिर हमने कंप्यूटर प्रोसेस मॉनिटरिंग और इससे वेरियस टाइप्स, इसके वेरियस कंपोनेंट भी चेक किए। फर्दर what kind of various process control strategies and what kind of various configurations for the control the process is also we have discussed. So with this I am going to complete the this lecture, and thank you.